महानगर ऑनलाइन अध्यापन योजना में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा 9वीं क्षितिज में आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा के पाठ्यक्रम के तहत चपला देवी पाठ गद्य संग्रह का इस पाठ को समझेंगे और लेखिका का जीवन परिचय भी जानेंगे। चपला देवी के द्वारा लिखित पाठ नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। इस पाठ में 1857 की क्रांति के दौरान जो घटना नाना साहब की पुत्री देवी मैना के साथ घटित हुई उसी का वर्णन इसमें दिया गया है। अध्याय को शुरू करने से पूर्व मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अपने अर्धवार्षिक परीक्षा पाठ्यक्रम में क्षितिज का ये अंतिम अध्याय है। उसके पश्चात हम कृतिका का भाग अध्याय 3 समझेंगे और जानेंगे। द्विवेदी युग की लेखिका चपला देवी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में हमको ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती है, ना ही इनके बारे में कोई विशेष चीज़ लिखी गई है। लेकिन इन्होंने जो भी अध्याय इसमें लिखा है वह हमें बहुत प्रेरणा देता है, वीरता का भाव जागृत करता है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पुरुष लेखकों के साथ साथ अनेक महिलाओं ने भी अपने अपने लेखन से आज़ादी के आंदोलन को गति दी। उनमें से एक लेखिका थी चपला देवी। कई बार अनेक रचनाकार इतिहास में दर्ज होने से राजा उनके नाम कभी आगे नहीं आ पाते। उन्हीं में से एक लेखिका है चपला देवी, जिनका नाम कभी इतिहास में आगे नहीं आया। लेकिन उन्होंने जो भी रचनाएं लिखी वह रचनाएं उन रचनाओं ने आज़ादी के आंदोलन को एक गति दी, एक दिशा दी। और वास्तव में ये एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि सन 1857 की क्रांति के विद्रोही नेता धुंधु पंत नाना साहब, जिनकी पुत्री का नाम था बालिका मैना, जो कि आज़ादी की नन्ही सिपाही थी और जिसे अंग्रेज़ों ने जलाकर मार डाला क्योंकि उसने अंग्रेज़ों की बात नहीं मानी थी। बालिका मैना के बलिदान की कहानी को चपला देवी ने इस गद्य रचना में प्रस्तुत किया है। यह गद्य रचना जिस शैली में लिखी गई है उसे हम रिपोर्टाज का प्रारंभिक रूप कह सकते हैं। रिपोर्टाज मूल रूप से फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जिसका आशय है सरस एवं भावनात्मक अंकन। इसमें लेखक किसी भी आयोजन, घटना, संस्था आदि की कलात्मक ढंग से ब्यौरेवार रिपोर्ट तैयार करके जो प्रस्तुतिकरण करता है उसे ही रिपोर्टाज कहते हैं। तो लेखिका ने भी जगह जगह से इनका ब्यौरा लेकर इस कहानी को लिखा, इसलिए उन्होंने इस शैली को रिपोर्टाज का नाम दिया। यह पाठ जो है, यह अध्याय हमें मातृभूमि की स्वतंत्रता, उसकी रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनके जीवन का बलिदान हमारे लिए वास्तव में गौरव और सम्मान की बात है। उस गौरवशाली किंतु विस्मृत परंपरा से किशोर पीढ़ी को परिचित कराने के उद्देश्य से इस रचना को हिंदू पंच के बलिदान अंक से लिया गया है। हिंदू पंच का बलिदान अंक, जिसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। हिंदू पंच अपने समय की एक चर्चित पत्रिका हिंदू पंच का प्रकाशन सन 1926 में कलकत्ता से हुआ था। इसके संपादक थे डॉक्टर ईश्वरी दत्त शर्मा। 1930 में इनका बलिदान अंक निकला, जिससे अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था क्योंकि इसमें अंग्रेजी के विरुद्ध लिखा गया था। चांद के फांसी अंक की तरह यह भी आज़ादी का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इस अंक में देश और समाज के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले व्यक्तियों के बारे में बताया गया है। चपला देवी ने भी इस अध्याय को उसी पुस्तक में से लिया है और इस अध्याय के अंदर हिंदी गद्य के प्रारंभिक रूप को विद्यार्थी जान पाए, इसलिए इस गद्य रचना को मुद्रण और वर्तनी में बिना किसी परिवर्तन के अविकल प्रस्तुत करने का प्रयास किया है और समझाने की कोशिश की है। आइए हम 1857 के इस छोटे से अंश को समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। आइए हम अध्याय को समझते हैं।
इस अध्याय में उस समय की घटना है जब हमारे देश में 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आगाज हुआ था और कानपुर के विद्रोही नेता धुंधुपंत नाना साहब जब वहाँ पे असफल होने लग गए उस क्रांति को सफल करने में, जब वे वहाँ से भागने लगे तो जल्दी में अपनी पुत्री मैना को अपने साथ में न ले जा सके, क्योंकि उस समय परिस्थितियाँ ऐसी नहीं थी, उनको तुरंत वहाँ से जाना था। इसलिए अपनी पुत्री मैना को उन्होंने वहीं छोड़ दिया। देवी मैना बिठूर में पिता के महल में रहती थी, पर विद्रोह दमन करने के बाद अंग्रेजों ने बड़ी ही क्रूरता, बड़ी ही निर्दयता से उस निरीह और निरपराध देवी को अग्नि में भस्म कर दिया, अग्नि में समर्पित कर दिया। उसी रोमांचकारिक वर्णन, उसका रोमांचकारिक वर्णन पाषाण हृदय, कठोर हृदय को भी एक बार द्रवित कर देता है। उसी घटना का वर्णन इसके अंदर किया गया है। जब कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेजों का सैनिक दल बिठूर की ओर गया तो बिठूर में नाना साहब का राजमहल लूट लिया गया। उसमें थोड़ी बहुत संपत्ति अंग्रेजों के हाथ लगी। इसके बाद अंग्रेजों ने तोप के गोले से नाना साहब का महल भस्म कर देने का निश्चय किया। सैनिक दल ने जब वहाँ तोपें लगाई, उस समय महल के बरामदे में एक बहुत ही सुंदर बालिका आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर अंग्रेज सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि जब महल लूटा जा रहा था उस समय वो बालिका वहाँ पर दिखाई नहीं दे रही थी। उस बालिका ने बरामदे में खड़ी होकर अंग्रेज सेनापति को गोले बरसाने से मना किया। उसका करुणापूर्ण मुख और अल्पवयस्क कम उम्र देखकर सेनापति को भी उस पर कुछ दया आ गई। सेनापति ने उससे पूछा, क्या चाहती है? बालिका ने विशुद्ध अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया, क्या आप कृपा करके इस महल की रक्षा करेंगे? वह उस महल को बचाना चाहती थी, क्योंकि वो महल उसके पिता का था। वो उस महल की रक्षा करना चाहती थी, इसलिए उसने अंग्रेजी भाषा में ही उस अंग्रेज अधिकारी को, सेनापति को ये उत्तर दिया, कहा, क्या आप कृपा करके इस महल की रक्षा करेंगे? सेनापति ने कहा कि उस महल को बचाने का तुम्हारा क्या उद्देश्य है? तुम उस महल की क्यों रक्षा करना चाहती हो? बालिका ने बताया, आप ही बताइए, यह मकान गिराने में आपका क्या उद्देश्य है? आप इस मकान को क्यों गिराना चाहते हो? इसका क्या मतलब है? सेनापति ने कहा, यह मकान विद्रोह के नेता नाना साहब का वास स्थान था, यहाँ पे वो रहते थे। सरकार ने इसे विनाश इसको तोड़ देने की हमको आज्ञा दी है, इसलिए हम इस मकान को तोड़ने के लिए आए हैं। उसका कहने का मतलब ये था कि ये मकान विद्रोह के नेता नाना साहब का था, इसमें वो रहते थे। अंग्रेज सरकार ने इसको तोड़ने की हमें आज्ञा दी है। बालिका कहती है कि आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे वे दोषी है, पर इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया? बालिका ने कहा कि जिन्होंने आपके खिलाफ शस्त्र उठाए थे, आपके खिलाफ विद्रोह की ज्वाला जगाई थी, जो आपके विद्रोही थे वे तो आपके दोषी है, लेकिन इस जड़ पदार्थ, इस निर्जीव मकान ने आपका क्या अपराध किया है? इसने आपका क्या बिगाड़ा है? मेरा उद्देश्य केवल इतना ही है कि यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है, इसी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस मकान की आप रक्षा कीजिए। सेनापति ने बड़ा दुख प्रकट करते हुए बालिका से कहा कि कर्तव्य के अनुरोध से मुझे ये मकान गिरा नहीं होगा। मुझे आगे से आदेश मिला है और मेरा ये कर्तव्य है, इसलिए मुझे ये मकान गिरा नहीं होगा। हालांकि उसे भी इस बात का दुख था, लेकिन उसे अपना कर्तव्य निभाना था कि मुझे मकान गिरा नहीं होगा। इस पर उस बालिका ने अपना परिचय बताते हुए कहा कि मैं जानती हूँ कि आप जनरल हैं, मैं आपको अच्छी तरीके से जानती हूँ। आपकी प्यारी कन्या मेरी और मुझ में बहुत प्रेम संबंध था। जनरल की पुत्री और उस बालिका दोनों में बहुत गहरा संबंध था। इस बात की जानकारी वह उस जनरल को दे रही थी और बता रही थी कि आपकी पुत्री कई साल तक मेरे पास बराबर आती रहती थी और मुझे बड़े हृदय से चाहती थी। मैं भी उससे बड़ा
प्रेम करती थी, उसको चाहती थी, उस समय आप भी हमारे यहाँ पर आते थे और मुझे अपनी पुत्री के समान ही प्यार करते थे। ये बात बालिका ने जो है जनरल को बताई कि किस प्रकार आप भी हमारे घर आते थे और मुझे अपनी ही पुत्री के समान बहुत प्यार करते थे। मालूम होता है कि वे सारी बातें आप भूल गए हैं। मैरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी थी। उसकी एक चिट्ठी मेरे पास अभी तक है। जैसे ये बात जनरल ने सुनी, सेनापति ने सुनी, तो उसके होश उड़ गए। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर उसने उस बालिका को भी पहचाना और कहा, ये तो नाना साहब की कन्या मैना है। उसको भी ये जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं इसको पहचान भी नहीं पाया, ये तो नाना साहब की लड़की है। सेनापति है कुछ पल तक ठहरा और उस बालिका से बोला, हाँ मैंने तुम्हें पहचान लिया। तुम मेरी पुत्री मेरी की सहचरी हो, उसकी सखी हो, सहेली हो। किंतु मैं जिस सरकार का नौकर हूँ, जिस अंग्रेजी सरकार का नौकर हूँ, उसकी आज्ञा को नहीं टाल सकता। तो भी मैं तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न करूँगा, तुम्हें बचाने की कोशिश करूँगा। इसी समय प्रधान सेनापति जनरल पहुँचते हैं और बिगड़कर सेनापति हे से कहते हैं कि नाना का महल अभी तक तोप से क्यों नहीं उड़ाया, तुम अभी तक क्या कर रहे हो। वो बहुत चिढ़ते हुए बिगड़कर सेनापति से ये कहते हैं कि तुमने अभी तक नाना के महल को तोप से क्यों नहीं उड़ाया। सेनापति हे ने बड़ी विनयपूर्वक जनरल आउट्रम से कहा कि मैं इसी फिक्र में हूँ, इसी चिंता में हूँ, किंतु आपसे एक निवेदन है, क्या किसी तरह नाना का महल बच सकता है। ये विनती सेनापति हेन ने जनरल आउट्रम से कही ताकि किसी तरीके से नाना का महल बच सके और उस बालिका की जो आखिरी इच्छा है वो पूरी हो सके। यही बात जो है जनरल आउट्रम को सेनापति हे समझाने की कोशिश कर रहे थे। इस प्रकार हमने आज के इस वीडियो में लेखक का जीवन परिचय, लेखिका का जीवन परिचय और इस अध्याय का कुछ भाग, पूर्वार्ध भाग समझने का प्रयास किया है। आगे आने वाले वीडियो में हम इसका अंतिम शेष भाग समझेंगे कि किस प्रकार क्या बालिका अपने महल को बचा पाती या नहीं बचा पाती है। नहीं बचा पाती है तो उसके बाद उसका क्या परिणाम होता है, क्या नतीजा निकलता है, ये हम आगे आने वाले भाग 2 के वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो को सुनने के बाद, समझने के बाद हमें इस अध्याय के शब्दार्थ और साथ ही में लेखिका का जीवन परिचय व इस अध्याय के पीछे अपठित गद्यांश जो दे रखा है उसे समझेंगे और उसके प्रश्न उत्तर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।